सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम सहकारी समिति के सदस्यों अथवा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा समिति के उपनियमों अथवा नियमों में की जाने वाली अवहेलना तथा उन पर की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम समिति की आम सभा की बैठक यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इसमें होने वाली अनियमितताओं की दशा में हम अपील के प्रावधानों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। समिति की आम सभा के बारे में हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 25 हमें बताती है कि फाइनल अथॉरिटी एंड इट्स मीटिंग। सेक्शन 25 का भाग 1 हमें जानकारी देता है, द फाइनल अथॉरिटी इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल वेस्ट इन द जनरल बॉडी ऑफ द मेंबर, यानी कि अंतिम प्राधिकारी और उसके बैठकों के बारे में अधिनियम की धारा 25 का भाग 1 हमें बताता है कि सहकारी समिति में अंतिम प्राधिकारी सदस्यों के सामान्य निकाय में निहित होगा, यानी कि सामान्य निकाय मीन्स जनरल बॉडी में निहित होगा। इसमें आगे बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द बायलॉज ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्मॉलर बॉडी consisting of delegates of members of the society elected or selected in accordance with such bylaws, the smaller body shall exercise such power of general body as may be prescribed or as may be specified in the bylaws of the society। यानी कि बशर्ते कि जहाँ एक सहकारी समिति के उपनियमों में ऐसे उपनियमों के अनुसार चुने गए समिति के सदस्य यानी कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड मेंबर के प्रतिनिधियों से युक्त छोटे निकाय यानी कि स्मॉलर बॉडी के गठन का प्रावधान करते हैं। छोटा निकाय यानी कि स्मॉलर बॉडी सामान्य निकाय जनरल बॉडी की ऐसी शक्ति का प्रयोग करेगा जैसा कि सोसाइटी के उपनियमों में निर्दिष्ट किया गया है या निर्धारित किया गया है। सेक्शन 25 का भाग 2 हमें जानकारी देता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 21 ईच डेलीगेट शैल हैव 1 वोट इन द अफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि यहाँ पर बताया है कि धारा 21 में निहित किसी भी बात के बावजूद प्रत्येक प्रतिनिधि के पास सोसाइटी के मामले में 1 वोट होगा। अधिनियम की धारा 25 का भाग 3 हमें बताता है कि एक जनरल बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी हेल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पज ऑफ। यानी कि भाग 3 हमें जानकारी देता है, सहकारी समिति की एक सामान्य बैठक यानी जनरल बॉडी मीटिंग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसी भी सहकारी समिति की सामान्य बैठक यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग वित्त वर्ष में एक बार बुलाई जानी आवश्यक है, कंपलसरी है। इसके अतिरिक्त जब भी समिति के सदस्य ये महसूस करें कि इन मामलों पर या किसी अन्य मामलों पर समिति की सामान्य निकाय की बैठक यानी कि जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए तो वह वर्ष के दौरान जनरल बॉडी की बैठक बुला सकते हैं। लेकिन कंपलसरी जो आवश्यक सामान्य निकाय की बैठक है वो वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर यानी कि 30 सितंबर तक आयोजित की जानी चाहिए। और जो एजेंडा इस बैठक में सामान्य निकाय की बैठक में यानी जनरल बॉडी मीटिंग में जो एजेंडाज रखे जाने चाहिए वो निम्न प्रकार से हैं। अप्रूवल ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी प्रिपेयर्ड बाय द कमेटी फॉर द इंश्यूइंग ईयर, यानी कि
आगामी वर्ष के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए सोसाइटी की गतिविधियों के कार्यक्रम का अनुमोदन। बी, कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द एनुअल रिपोर्ट, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार। यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट का अभिप्राय है इंस्पेक्शन रिपोर्ट व वर्ष के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट पर विचार। सी, रिव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, यहाँ पर पिछले वर्ष के प्रदर्शन के बारे में समीक्षा की जानी चाहिए, यानी कि पिछले वर्ष के दौरान प्रबंधक कमेटी का प्रदर्शन किस तरह का रहा, समिति में क्या डेवलपमेंट्स हुए और क्या परफॉर्मेंस रही समिति की, प्रबंधक कमेटी की, इस बारे में इस एजेंडा के तहत विवरण दिया जाना चाहिए। डी, रिव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर्स अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि यहाँ पर जो डिफ़ॉल्टर अतिदेय सदस्य हैं उनकी अतिदेय राशि के साथ डिफ़ॉल्टर सदस्यों की सूची, यानी कि अतिदेय सदस्यों की सूची सहित समिति के मामलों की स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये विचार किया जाना चाहिए कि जो अतिदेय सदस्य हैं वो कितनी राशि के लिए अतिदेय हैं, उनका विवरण दिया जाना चाहिए आम सभा को, और उस राशि की रिकवरी के लिए या वसूली के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, इस बारे में इस एजेंडा के तहत विचार विमर्श किया जाना चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए। ई, क्रिएशन ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स एंड अदर फंड्स एंड यूटिलाइजेशन देयरऑफ, यानी कि इस एजेंडा के तहत रिजर्व फंड व अन्य निधियों का निर्माण और उनका उपयोग के बारे में विचार किया जाना चाहिए। रिजर्व फंड समिति में किसी भी आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अन्य निधियों का निर्माण जो कि समिति के जिस पर्पज़ के लिए वो निधि बनाई गई है उसी पर्पज़ के लिए उस के फंड का यूटिलाइजेशन प्रयोग होना चाहिए। एफ, कंसिडरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु आर रिलेटिव ऑफ ऑफिस बियर ऑफ द सोसाइटी, यानी कि उन कर्मचारियों की सूची पर विचार जो सोसाइटी के पदाधिकारियों के रिश्तेदार हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट कमेटी के ऑफिस बियरर्स हैं उनके रिश्तेदार यदि समिति में कर्मचारी हैं तो उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। प्राय ये निर्धारित किया जाता है कि यदि प्रबंधक कमेटी में कोई सदस्य है तो उसके रिश्तेदार समिति में कर्मचारी नहीं होंगे। इस बारे में भी आम सभा अपने बैठक में निर्णय ले, विचार करें तथा शर्तें निर्धारित करें। जी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी व्हेन ड्यू, यानी कि प्रबंधक कमेटी का चुनाव जब भी नियत हो आयोजित करना, ये भी समिति के आम सभा का एजेंडा होना चाहिए। अगर समिति की प्रबंधक कमेटी के चुनाव देय हो चुके हैं तो समिति के कार्यकाल पूरा होने से पहले समिति का नई प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज, यदि आम सभा उपनियमों में संशोधन बारे एजेंडा रखना चाहे तो ये एजेंडा भी आम सभा में ही रखा जाएगा। एच ए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर और ऑडिटिंग फर्म फ्रॉम द पैनल prepared by the state government or authority authorized by the state government, यानी कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा तैयार पैनल से ऑडिटिंग फर्म या ऑडिटर की नियुक्ति। आई, कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर मैटर इन अकॉर्डेंस विद बायलॉज, यानी कि उपनियमों अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार। यहाँ पर प्राय देखा गया है कि एजेंडा नोटिस में लास्ट में एक एजेंडा लिख दिया जाता है कि एनी अदर पॉइंट विद द परमिशन ऑफ द चेयर, जो कि अनुचित है। इस स्थिति में यह एजेंडा रखना उचित होगा कि उपनियमों के अनुसार किसी अन्य मामले पर विचार। यहाँ पर फर्दर कहा गया है, आगे कहा गया है कि
provided that nothing in this subsection shall affect any power conferred on the committee or any office bearer of a society under the rules or bylaws of the society framed under this act। यानी कि बशर्ते इस उपधारा में कोई भी बात इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या उपनियमों के तहत किसी समिति या किसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी को प्रदत्त किसी भी शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। यानी कि जो आम सभा की जो शक्तियां हैं, जो एजेंडाज हैं, वो प्रबंधक कमेटी की जो शक्तियां हैं, जो एजेंडे हैं, उनको प्रभावित नहीं करेगी। आगे हम अपने सहकार साथियों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चूँकि आम सभा जनरल बॉडी ऑफ द सोसाइटी अंतिम प्राधिकारी है, फाइनल अथॉरिटी है, इसलिए जिन समितियों में सरकार की कोई हिस्सा पूंजी नहीं है या समिति को सरकार से कोई लाभ अथवा किसी भी प्रकार की गारंटी प्राप्त नहीं है, उन समितियों की आम सभा के आयोजन अथवा पारित प्रस्ताव में अनियमितताओं बारे हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 115 के तहत सीधे सरकार के पास रिवीजन का प्रावधान है। इस बारे में अधिनियम की धारा 114 के तहत अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत जिन समितियों में सरकार की कोई हिस्सा पूंजी या सरकार की कोई लाभ या गारंटी प्राप्त है, उन समितियों की आम सभा के आयोजन अथवा पारित प्रस्ताव में अनियमितताओं बारे हरियाणा सहकारी समितियां नियम 1989 यानी कि 1989 के नियम 110 के तहत यदि रजिस्ट्रार इस बारे में संतुष्ट है कि बैठक उचित सूचना के बिना या सब कुछ किए बिना सदस्यों की बैठक के लिए नोटिस प्राप्त हुआ है, या यदि बैठक उचित स्थान और समय पर आयोजित नहीं की गई है, तो वह अपने स्वयं के प्रस्ताव यानी कि सुओ मोटो या उसे दिए गए संदर्भ या प्रार्थना पत्र पर निर्दिष्ट बैठक की कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। आगे हम अधिनियम में पेनल्टी और अन्य कार्रवाई बारे चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय सहकार।